Hello everyone, good morning. So this is the lecture for BSc final year in organic chemistry, unit HSCB. जिस लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, कुछ और क्वेश्चन से जो रह गए थे HSCB कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो थे, जिन क्वेश्चन में आपको डाउट्स थे, जो क्वेश्चन आपने मुझे सेंड किए थे, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर मैं वही बोलूँगी कि जो बिफोर लास्ट लेक्चर था पियर्सन कॉन्सेप्ट, उस लेक्चर में जो भी हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस लिखवाए गए थे, आपको बॉर्डर लाइन एसिड, बॉर्डर लाइन बेस, वो सारे आपको याद होने चाहिए, ऑन टिप्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको इस लेक्चर से ये समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से पुट करना है और किस तरीके से इसको आपको एग्जाम में लिखना है, सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट वही लगना है, ओवरऑल जाके देखना आप, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, पियर्सन कॉन्सेप्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, LiI हाइड्रोलाइसिस इजीली वाई LiF डज नॉट वाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है कि LiI आसानी से जल अपघटित हो जाता है, जल अपघटित, ठीक है, जबकि LiF नहीं, ऐसा क्यों। बस आपको नॉर्मल केमिस्ट्री आती है, आपको ये पता है अगर कि जल अपघटन होता क्या है, तो आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। उसके अलावा आपको पियर्सन थ्योरी तो आनी चाहिए, है ना। जल अपघटन क्या होता है ये आता है, पियर्सन थ्योरी के कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो बस कुछ नहीं करना, आपको याद ही नहीं करना, रटना ही नहीं है, बस आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, एक भी आंसर आपको रटने नहीं है, ठीक है। देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। क्या कहा इन्होंने, LiI का हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, याद कीजिए, किसी भी स्पीशीज का हाइड्रोलाइसिस, दैट मीन्स वाटर को ऐड कीजिए, है ना, वाटर के प्रेजेंस में उस स्पीशीज में प्रेजेंट जो पोलर बॉन्ड है उसका ब्रेक होना। यही होता था ना कि वाटर की प्रेजेंस में या वाटर के की वजह से पोलर बॉन्ड का ब्रेक होना, वाटर का वहां पर अटैच हो जाना, वाटर का H+ और OH- अटैच हो जाना, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस वाटर की वजह से लाइसिस होना, बॉन्ड ब्रेक होना, ठीक है। तो बस करवा दीजिए। LiI का हाइड्रोलाइसिस, दैट मीन्स LiI की रिएक्शन वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, बॉन्ड ब्रेक होना है, ठीक है ना। तो Li और H+ OH- से वाटर के OH- आएगा, Li के पास आएगा ना, Li + OH-, दैट मीन्स LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एक, तो प्लस में I- और वाटर से H+, यानी क्या बनेगा, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, या हाइड्रो आयोडिक एसिड। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा कि LiF का नहीं होता, हम करवा देते, फिर देख लेते क्यों नहीं होता, है ना। अब लिखने में तो क्या करवा ही सकते ना रिएक्शन, तो ये लो LiF और वाटर के साथ रिएक्शन, है ना, और ये करवा दीजिए। Li+ में जब ये ब्रेक होगा LiF बॉन्ड, तो Li+ में और F- में वाटर का OH- Li के पास, दैट इज LiOH, प्लस में HF, ओके। और देखने में लगेगा भी, हाँ बिल्कुल हमने HI भी देख रखा है, HF भी देख रखा है, LiOH भी है, डेट मीन्स ये रिएक्शन तो दोनों ही हो रही है, फिर ऐसे क्यों बोला जा रहा है कि इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है बट इसका नहीं होता, ऐसा क्यों। तो वही पियर्सन थ्योरी पे जाइए, ठीक है, और देख लीजिए कौन कौन सा इंट्रैक्शन से बने, जो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड आपको दिए हुए हैं वो किस किस इंट्रैक्शन से बने हुए, बस वो देखिए और सॉल्व कर लीजिए। तो वेरी सिंपल। देखो अभी आप यही वीडियो पॉज कीजिएगा और खुद सोचेगा कि कौन हार्ड है कौन सॉफ्ट है और बनने वाला क्या है, आपको खुद का आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं जो समझाऊंगी उसके बाद आप देखिएगा, ओके। तो देखते हैं। LiI किस किस से मिलकर बना है, Li+ से, मैं छोटा सा यहाँ लिख देती हूँ, Li+ और I- से मिलकर बना, ऑब्वियसली, है ना। Li+ क्या होता है, एल्कलाइन मेटल है ना, एल्कलाइन मेटल आयन, और हमने कहा था एल्कलाइन मेटल आयन, एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन, ये दोनों ही क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड एसिड थे ना, तो ये हार्ड है, ओके। उसके अलावा I- सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छे से पता है हमें, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और ये हार्ड होता है, ठीक है, H4 हार्ड और ये सॉफ्ट है, ओके। तो ये जो कंपाउंड एक्चुअल में आपको दिया हुआ है LiI,
ये हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन से बना हुआ है जो कि अनस्टेबल है, और एक्चुअल में ये हाईली अनस्टेबल है। यहाँ पर साइज डिसमैचिंग भी बहुत ज़्यादा है। एल का साइज बहुत छोटा होता है, आई का साइज बहुत बड़ा होता है। तो कोई भी स्पीशीज आई, जैसे वाटर ही आया, तो फिर तुरंत ब्रेक होगा, ये बॉन्ड तुरंत ब्रेक होगा। एक के पास H+ आ जाएगा, एक के पास OH- आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वही होने वाला है, हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन। तो ये स्पीशीज जो है वो अनस्टेबल है, तो हाइड्रोलाइसिस आसानी से होगा और ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये कंपाउंड भी बन जाएंगे। आगे चलते हैं, यहीं से आंसर आ जाएगा, बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखना LiF की रिएक्शन, तो Li हमें पता है क्या होता है, वही हार्ड है, Li+, राइट, हार्ड है। और F भी तो हार्ड है, हार्ड ही होता है ना F-, जस्ट पियर्सन थ्योरी में हमने देखा था। फिर से दिखाऊं क्या, ये रहा F- हार्ड है ना। और Li+ देख लो, ये लो Li+, स्टार्टिंग में लिखवाया था, हार्ड एसिड है। हार्ड हार्ड डेट मीन्स ऑलरेडी ही स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल है ना, हार्ड हार्ड स्टेबल कंपाउंड है, ऑलरेडी ऑलरेडी स्टेबल है। और हमें पता है स्टेबल जो कंपाउंड है वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता है, और ये क्या था, अनस्टेबल था, इसीलिए ब्रेक हो गया था वाटर के प्रेजेंस में, यानी हाइड्रोलाइसिस हो गया था। ये स्टेबल है तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। ये जो प्रोडक्ट लिखे लग तो रहा है सही है, बट ये रिएक्शन नहीं होगी। तो आप समझ रहे हैं ना कि हार्ड सॉफ्ट इंट्रैक्शन, सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड इंट्रैक्शन को समझना कितना इजी हो, कितना ज़रूरी भी है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी रिएक्शन नहीं होगी और कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आप यहाँ लिख सकते हो कि इसका जल अपघटन नहीं होगा क्योंकि LiF जो है वो ऑलरेडी ही स्थायी है, स्टेबल है। बस आंसर या आप लिख ही देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है AgI2- is stable but AgF2- is not. Why? ओके, ये क्वेश्चन है कि AgI2- तो स्टेबल है, बट AgF2- जो है वो स्टेबल नहीं है। ऐसा क्यों? ठीक है, ये तो स्थायी और स्थायी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल मेथड है, पहले जो आपको दिया हुआ है उसकी रिएक्शन करवा दो कि ये बना कैसे है। कौन? ये वाला। तो AgI2- कैसे बना होगा? ऑब्वियस सी बात है, Ag+ होगा। अब पता क्या चलेगा Ag+ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट। आप पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, I में होता है, तो I2 2-, बाहर एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये इधर जाएगा तो प्लस का 2, 2 - 1 दैट इज +1, राइट। तो Ag+1 में है, Ag+ 2I- किससे रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, AgI2 कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट। इसी तरीके से Ag प्लस सिल्वर प्लस 2F- के साथ रिएक्शन करें तो जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, AgF2-। ओके, अब वेरी सिंपल, ये देखो, ये आपको ऐसे करना आना चाहिए ना, ऐसे आप शो करेंगे तो अच्छा लगेगा, आपके क्वेश्चन को की मार्किंग अच्छी होगी। ठीक है, केवल आप कहानी लिख के आते हैं ना अगर, कि ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये ऐसे ये वैसे, तो पढ़ने वाले को भी इतना समझ में नहीं आता है। ओके, तो आप रिएक्शन से एक्सप्रेस करें कि कौन हार्ड है कौन सॉफ्ट है, उसके बाद आप चाहे लिख दें, सबसे बेस्ट तरीका होता है लिखने। ओके, तो देखते हैं Ag+, कौन है ये, सिल्वर प्लस, याद कीजिए पियर्सन कॉन्सेप्ट में AgCu ऐसे करके लिखवाया था, Cu+ Ag+ और Au+, तीनों के तीनों सॉफ्ट एसिड थे ना, तो ये सॉफ्ट है। ओके, और I- को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, I- तो खुद सॉफ्ट है, पूरे हेलोजन सीरीज में सबसे ज्यादा सॉफ्ट था ये, है ना। यहाँ पर भी वही Ag+ सॉफ्ट है और F- सबसे हार्ड है हेलोजन सीरीज में, हार्ड है ना। दैट मीन्स ये जो कंपाउंड बना, ये कैसे बना, सॉफ्ट हार्ड इंट्रैक्शन से बना कंपाउंड है। ठीक है, और ये वाला कंपाउंड सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन से बना कंपाउंड है।
राइट, साफ साफ दिखाई दे रहा, आंसर आ गया ना। सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन से बना कंपाउंड दैट मीन्स स्टेबल, और ये कंपाउंड सॉफ्ट हार्ड से बना दैट मीन्स अनस्टेबल। बस, अब आंसर लिख दो आप कि AgI2 माइनस जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन से बना है अकॉर्डिंग टू पियर्सन कॉन्सेप्ट, ऐसे लिखना होता है ना, कि अकॉर्डिंग टू पियर्सन कॉन्सेप्ट सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन से बने कंपाउंड स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं, अतः ये कंपाउंड स्थायी है, ठीक है। एंड फॉर दिस complex we will write like this, that AgF2 minus is formed by the soft hard interaction, that is not a good interaction according to Pearson concept, so this is unstable। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज BF3 is a hard acid but BH3 is a soft acid। Why? ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ एग्जाम में। अच्छा, ये क्वेश्चन इस टाइप का हमने लास्ट किया भी था, याद करो कौन सी थ्योरी थी, सिम्बायोसिस, है ना। सिम्बायोसिस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, सिम्बायोसिस एक्चुअल में क्वेश्चन आया। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, BF3, BF3 में जो 3F है दैट इज 3F माइनस, है ना, जो 3F माइनस है वो हार्ड है, ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है और ये भी हार्ड है, ठीक है। ड्यू टू 3 सब्स्टिट्यूएंट ऑफ बोरोन हार्ड, दिस बोरोन सेंटर विल आल्सो हार्ड, ये भी हार्ड हो जाएगा। ओवरऑल ये जो कंपाउंड दिया हुआ है ये हार्ड है, ठीक है। हार्ड, अच्छा एसिड होगा ना, ये तो पता है ना। BF3 बोरोन की जो स्पीशीज होती है वो एसिड ही तो होती है, लेविस एसिड होती है ना, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना। तो ये हार्ड एसिड की तरह बिहेव करेगा। हार्ड एसिड की तरह बिहेव क्यों करेगा, समझ में आया क्यों करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास जो तीनों सब्स्टिट्यूएंट है वो फ्लोरीन है जो कि हार्ड है, इसकी वजह से इसका नेचर हार्ड है। ड्यू टू द नेचर ऑफ हार्ड सब्स्टिट्यूएंट, the nature of boron will also be hard, so this compound is hard acid according to symbiosis। okay, इसी तरीके से नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट कौन है, BH3। तो BH3 में कौन है, तीनों H है, तीनों H यानी H माइनस है, और H माइनस कैसा होता है, सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है और ये भी सॉफ्ट है, तीनों सॉफ्ट है, और तीनों सॉफ्ट है, तो अकॉर्डिंग टू सिम्बायोसिस जो सेंट्रल एटम होता है उसके चारों तरफ जुड़े जो सब्स्टिट्यूएंट है या जो भी स्पीशीज है, अगर उनका नेचर चेंज कर दिया जाए, जैसे यहाँ हार्ड है अब सॉफ्ट कर दिया गया, तो सेंट्रल एटम की का जो नेचर है वो भी चेंज हो जाता है, ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिम्बायोसिस। तो आपको सिम्बायोसिस वाले ही लाइन लिखनी है, सिम्बायोसिस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लिखना है, और उस अकॉर्डिंग आपको बता देना है कि तो ये सॉफ्ट एसिड है और ये हार्ड एसिड है। इस यहाँ जो बोरोन का नेचर सॉफ्ट किसकी वजह से है, सॉफ्ट H माइनस की वजह से है, और बोरोन का यहाँ भी बोरोन ही है बट बोरोन का नेचर हार्ड हो गया, सॉफ्ट हार्ड क्लोराइड आयन की वजह से। सिंपल, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन तो, है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल एंड व्हाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल एंड व्हाई। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स, COCN होल 5 F3 माइनस, ठीक है, एंड COCN होल 5 I3 माइनस।
कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन है, दोनों पर चार्ज -3 है, दोनों में ही 6 लिगेंड है, इसमें CN5 है और F है, यहाँ भी 6 लिगेंड है, CN5 और I है। बस चेंज कहाँ पर है, क्लोरीन और आयोडीन में चेंज है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में दे दिया, आपको ये नहीं बताया कि ये स्टेबल है और ये नहीं है। जैसे हमेशा ये दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है AgI2 स्टेबल बट दिस इज नॉट, तो हमें यहाँ से आंसर तो अपने आप ही समझ में आ जाता है कि इसको स्टेबल बनाना है और इसको स्टेबल नहीं बनाना है। तो ये माइंड में आ ही जाता है कि एक ये जो जो स्टेबल है इसका मतलब ये हार्ड हार्ड या सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन से बना है और ये पक्का हार्ड सॉफ्ट से बना होगा या सॉफ्ट हार्ड से बना होगा, है ना। तो उस अकॉर्डिंग एक का भी नेचर अगर हमें याद आ गया कि इसका हार्ड है तो पक्का उसका भी हार्ड है, इसका सॉफ्ट है उसका भी सॉफ्ट है, ऐसे करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। थोड़ा भी याद आ गया, एग्जाम में अगर भूल जाते हैं अपन तो। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इन कंपाउंड में से बताइए कौन सा स्टेबल है और क्यों है, अब उसके बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आपको जितने भी एसिड है हार्ड सॉफ्ट वाले उनके बारे में पता होना चाहिए, जितने भी बेस है हार्ड सॉफ्ट वाले वो सीरीज पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा हार्ड और कौन सा सॉफ्ट है। या आप थोड़ा सा भी अच्छे से दिमाग लगाए तो वैसे ही पता कर सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सेम है दोनों कॉम्प्लेक्स, केवल F और I का डिफरेंस है। तो केवल इन दोनों का नेचर देख लो, लेकिन तब भी पता नहीं चलेगा क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा ना कि CO क्या है। तो ओवरऑल सब कुछ ही पता होना चाहिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी बात करते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या। आपको सॉल्व करना आता ही है, एक बार मैं बता भी देती हूँ, हर बार बताया करती हूँ कि हमें क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, है ना। कोबाल्ट है, इसको X मान लो, फिर प्लस और क्या है यहाँ पर CN -1 में होता है, 5 है तो -5, फिर प्लस क्लोराइड है वो भी -1 में होता है, एक ही है तो -1, ठीक है, इज इक्वल टू ओवरऑल बाहर कितनी वो इधर लिख देते हैं -3, राइट, ऐसे करते हैं। अब x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -5 -6, एक मिनट, -5 -6 क्या होते हैं, -5 और -1 -6 होते हैं, है ना, इज इक्वल टू -3, देन x इज इक्वल टू x -6 इज इक्वल टू -3, दैट इज x इज इक्वल टू -3 + 6, दैट इज x इज इक्वल टू +3, आंसर। समझ गए, यानी कोबाल्ट यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसी तरीके से यहाँ देखिएगा, वही तो कॉन्सेप्ट है सेम, CN5 और I-, तो वही -5 इसका -I होगा, I का -1 होगा, राइट, तो ये -6 है, x -6 वही वाली सेम टू सेम, यही कैलकुलेशन है इसकी भी, क्योंकि लिगेंड का नेचर सेम है, सेम नंबर ऑफ लिगेंड है, उस अकॉर्डिंग हो जाएगा। Overall, we can say that in both compounds, cobalt is in +3 oxidation state. Okay, यहाँ पर भी कोबाल्ट किसमें है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बस अब आप यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यहाँ कोबाल्ट +3 में है ना, और यहाँ भी कोबाल्ट +3 में है। कोबाल्ट +3 में अच्छे से याद है हमें, ये 3D सीरीज का मेटल है और पियर्सन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपनी एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ही, तो हार्ड एसिड है ना, कैसा है, हार्ड एसिड है। और ये वाला भी हार्ड एसिड है। ठीक है, बाकी CN की बात करना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि CN दोनों में सेम है, सेम तो नंबर है और सेम ही लिगेंड है। ठीक है, आगे जो चेंज है उसकी बात कर लेते हैं। जो लिगेंड है F है, यहाँ पर I है। ठीक है, यहाँ पर तो है F- और यहाँ पर है I-। हम अच्छे से जानते हैं जो F- से वो कैसा होता है, हार्ड होता है ना, हार्ड बेस होता है, और I- सबसे लास्ट में आता है हाइड्रोजन सीरीज में जो कि सबसे सॉफ्ट होता है, दैट इज सॉफ्ट बेस। बस आंसर आ गया यहीं पे कि यहाँ पर जो इंटरेक्शन है मेटल सेंट्रल मेटल और लिगेंड का, वो है हार्ड हार्ड इंटरेक्शन, और यहाँ पर हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन, दैट मीन्स दिस कंपाउंड विल बी स्टेबल। ठीक है, एंड दिस कंपाउंड विल बी अनस्टेबल बोल दो या लेस स्टेबल बोल दो, बना तो है ही, एग्जिस्ट तो कर ही रहा है। ठीक है, लेस स्टेबल है, ये स्टेबल है। रीजन क्या हो गया, क्योंकि ये हार्ड हार्ड इंटरेक्शन से बना है और अकॉर्डिंग टू पियर्सन थ्योरी हार्ड हार्ड इंटरेक्शन से बने कंपाउंड स्टेबल होते हैं बजाय कि हार्ड सॉफ्ट से बने हुए कंपाउंड के। ठीक है, आई थिंक वेरी सिंपल था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, so this is the question, ये क्वेश्चन तो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन में बोल सकते हो इसको भी, ये क्वेश्चन भी मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स के और से आया कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, है? ये रिएक्शन है,
ये क्वेश्चन देखो दो तरीके से एग्जाम में पूछा हुआ है, दोनों ही तरीके से आंसर बता देती हूँ मैं आपको कि वाई द फॉलोइंग रिएक्शन कंप्लीटेड, कि निम्न अभिक्रिया क्यों पूर्ण हो जाती है, यानी अभिक्रिया हो तो रही है बट क्यों हो गई, है ना। और इस तरीके से पूछा हुआ है कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एक्सप्लेन, है ना, ऐसे पूछा हुआ है, एक्सप्लेन कीजिए कि जो निम्न अभिक्रिया है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, जो भी है एक्सप्लेन कीजिए कि क्या है। एंडोथर्मिक मतलब उष्माशोषी, है ना, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, एंडोथर्मिक दैट मीन्स उष्माशोषी, एक्सोथर्मिक मीन्स उष्माक्षेपी। ओके, तो बात करते हैं इस रिएक्शन की, एक्चुअल में ये रिएक्शन एक्चुअल में है क्या उसकी बात करते हैं, उसके बाद मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सीजियम फ्लोराइड सॉल्यूशन, जो सीजियम फ्लोराइड है वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, लिथियम आयोडाइड के साथ, राइट, है ना। और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट में सीजियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड बनता है, साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है, 13.9 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ओके, ये रिएक्शन है एक्चुअल रिएक्शन की, इसकी इसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो एक कंपाउंड बनते हैं और ये एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि ये जो रिएक्शन है वो उष्मा शोषी है या उष्मा क्षेपी, यानी एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। तो इस रिएक्शन को देखने से तो समझ में आ गया कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर कुछ एनर्जी रिलीज होती है डेट मीन्स एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। बट ये क्यों एक्सप्लेन करना है आपको, है ना। ओके, या ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में क्यों हो रही है वो एक्सप्लेन करना है, राइट। तो देखिएगा, पहले इसकी हार्ड सॉफ्ट की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पियर्सन। सीजियम फ्लोराइड को देखें आप, तो सीजियम, अच्छा, इसको देखने से भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। सीजियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड का नेचर देखें ना, फ्लोराइड इज अ वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ये, राइट। और जो सीजियम होता है ना, सीजियम वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होता है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होता है, बहुत ज्यादा विद्युत धनी परमाणु होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस हिसाब से अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो इस हिसाब से तो इन दोनों के बीच में जो बना बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मस्ट बी, ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा डेट मीन्स ये रिएक्शन तो होनी ही नहीं चाहिए, और ये रिएक्शन हो भी रही है तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, ब्रेक करने के लिए एनर्जी काम में आएगी, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, यानी रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, एंडोथर्मिक होनी चाहिए, बट एक्चुअल में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। ऐसा क्यों, तो सबसे पहला जो हमारा भ्रम था उसको दूर करते हैं, ये वाला कि ये तो बिल्कुल सही है कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है ये बहुत स्टेबल है, ये बात सही नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पियर्सन थ्योरी। रीजन इज दैट, देखो आपको याद होगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, अभी बीएससी फाइनल ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप पढ़ रहे होंगे फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में जो मेटल काम में ली जाती है वो सीजियम ही काम में ली जाती है, सीजियम मेटल मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सीजियम मेटल काम में ली जाती है। और फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता क्या है कि मेटल के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा वो मेटल उतनी ही अच्छी है। तो सीजियम एक्चुअली बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, निकाल देती है, ठीक है। इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का निकाल देना मतलब ये तो इसका सॉफ्टनेस हो गया, सॉफ्ट कैरेक्टर हो गया। इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं तो उसको बोलते हैं हार्ड कैरेक्टर, हार्डनेस होती है। और इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड आसानी से निकल जाए तो वो सॉफ्ट कैरेक्टर है, ठीक है। अब एक चीज और याद कीजिएगा, हमने अल्कलाइन मेटल को जैसे लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनको हमने क्या कहा था, हार्ड कहा था, हार्ड कहा था ना, क्योंकि यहाँ से
आउटर मोस्ट शेल से इनसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता। सीजन की बात हो तो इससे आसानी से बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। इसको किस में यूज में लिया जाता है? फोटोइलेक्ट्रिक सेल में यूज में लिया जाता है। तो ये सॉफ्ट है। सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सीजियम साइज भी इसका बड़ा है, बड़ा साइज होता है तो सॉफ्ट ही होते हैं ना वो, तो साइज भी बड़ा है इसका। साइज बड़ा होने की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं। इसीलिए जो सीजियम फ्लोराइड है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, ओके, ये सॉफ्ट है और हमें ये अच्छे से पता है कि जो F माइनस है वो तो हार्ड होता है। ये सॉफ्ट है और ये हार्ड है, बस आंसर यहीं पे आ गया कि सॉफ्ट हार्ड इंट्रैक्शन से बना कंपाउंड है ये, है ना। और इसको देखिएगा लिथियम, ये तो हमें अच्छे से पता है ये तो हार्ड है ना, और आई ये सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट हार्ड से, तो दोनों ही अनस्टेबल कंपाउंड है। जब दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो तुरंत बॉन्ड ब्रेक होंगे और हार्ड हार्ड इंट्रैक्शन हो जाएगा, सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सीजियम आयोडाइड बन जाएगा और LiF बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मेन काम में आ रहा है वो इनका साइज मैचिंग है। यहाँ साइज डिसमैच है, सीजियम की साइज बहुत बड़ी है, फ्लोरीन की बहुत छोटी है। साइज बड़ी होने से सॉफ्ट है ये, वही साइज छोटी है तो ये हार्ड है। इसका साइज कैसा है? बहुत छोटा है, इसका साइज बहुत बड़ा है। बड़ा मतलब सॉफ्ट है, उसका साइज छोटा है मतलब हार्ड है। ये बात हमने पहले भी कर रखी है ना, हार्डनेस सॉफ्टनेस से हमने साइज की बात की थी ना। हार्ड जो होता है उसका साइज छोटा होता है, सॉफ्ट का साइज बड़ा होता है, वही वाली बात बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पर साइज डिसमैचिंग है, साइज डिसमैचिंग की वजह से अनस्टेबल है ये दोनों कंपाउंड। अब साइज मैच है, ये भी साइज में बड़ा है, ये भी साइज में बड़ा है, तो अच्छी वाली बॉन्डिंग होगी। दैट मीन्स ये कंपाउंड क्या बनेगा? स्टेबल बनेगा। सीजियम भी सॉफ्ट है और आयोडीन भी सॉफ्ट है, दैट मीन्स कंपाउंड विल बी स्टेबल। और लिथियम और F की बात करें तो ये भी हार्ड है और ये भी हार्ड है, दैट मीन्स ये भी स्टेबल है। ओके, तो ये रिएक्शन होगी। इस क्वेश्चन का आंसर इस वाले का कि ये रिएक्शन क्यों कंप्लीट हो जाती है उसका है अकॉर्डिंग टू पियर्सन थ्योरी, हार्ड हार्ड एंड सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन इज अ गुड इंटरेक्शन, but in given compound cesium fluoride that is formed by soft hard interaction and lithium iodide that is formed by hard soft interaction. So these are not the stable compound. So uh, these two species will react and form stable compound by soft soft interaction and hard hard interaction. Clear? ये तो इसका आंसर हो गया। किसका? इसका, कि दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्शन कर लेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट और हार्ड हार्ड इंटरेक्शन से कंपाउंड बना लेंगे, स्टेबल कंपाउंड बना लेंगे। आगे जो ये पूछा हुआ है कि द फॉलोइंग रिएक्शंस एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो उसका आंसर ये है कि ये जो रिएक्शन है वो कैसी है? एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एक्सोथर्मिक के रीजन इज दैट इस रिएक्शन के दौरान 13.9 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, ऐसा आप लिख सकते हो। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। हमने ये बिल्कुल छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि कोई भी स्पीशीज के बीच का ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, पता है ना, एनर्जी देनी पड़ती है, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर कोई दो स्पीशीज के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होती है, पता है ना आपको, एनर्जी रिलीज होती है। ये जो दोनों एटम के बीच बनने वाला बॉन्ड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मोर द स्टेबल फॉर्मिंग बॉन्ड, जितना स्टेबल होगा एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी। बात समझ में आ रही? किसी दो एटम के बीच में बनने वाला बॉन्ड जितना स्टेबल होगा उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। तो ओवरऑल यहाँ पर वही है, आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करिए कि सीजियम फ्लोराइड के बीच जो बनने वाला बॉन्ड है वो एक्चुअल में बना हुआ जो बॉन्ड है वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। ओके, यानी वीक है ये बॉन्ड वीक है, तो इस बॉन्ड को वो ब्रेक करने के लिए एनर्जी बहुत कम देनी पड़ती है। और सीजियम और आयोडाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ही स्टेबल बॉन्ड बनता है। ओके, स्टेबल बॉन्ड बनता है इसका मतलब इन दोनों, या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, यानी इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होगी, जो एनर्जी यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करने में काम में इससे ज्यादा, तो ओवरऑल ही डोमिनेट हो जाएगा। ओवरऑल क्या होगा, रिएक्शन में, कंप्लीटेड रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ में आई? इसको आप ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे कि सीजियम फ्लोराइड जो बॉन्ड है वो वीक है, सीजियम आयोडाइड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और किसी भी रिएक्शन में अगर स्टेबल कंपाउंड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, जो कि यहाँ पर ऐसा हुआ है। सॉफ्ट हार्ड से सॉफ्ट सॉफ्ट बना है, दैट मीन्स स्टेबल कंपाउंड बना है, यानी एनर्जी रिलीज होगी और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी और रिलीज होने वाली एनर्जी ये है। क्लियर?
इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत स्टूडेंट्स का डाउट था, ध्यान से समझ लेना, और अभी भी कोई डाउट रह गया है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू मी मैंने मेन क्वेश्चन करवा दिए आपको। बाकी और भी अगर क्वेश्चन हैं तो आप उनको अब कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। जिस तरीके से मैंने यहाँ सॉल्व किए वो कॉन्सेप्ट लगा के आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस आप फ्लेक्सिबल है ना, रिजिड मत रहना कि भाई ये तो हार्ड ही है हार्ड ही है, क्योंकि सिम्बायोसिस के अकॉर्डिंग हार्ड सॉफ्टनेस जो होती है वो चेंज भी हो जाती है ना, तो वो चीज़ भी आप ध्यान में रखना, थोड़ा सा दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट इनऑर्गेनिक की क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।